नमस्कार। भारत में पशु कल्याण का जो मुद्दा है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। इसकी जड़ें एक तरफ तो किसी की निजी दयालुता से जुड़ी हैं, तो दूसरी तरफ ये राष्ट्रीय कानूनों तक जाती हैं। तो आज हम इसी पूरे सफर को देखेंगे और सुर्खियों के पीछे की जो असली कहानी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पूरे विषय को समझने की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि सिर्फ 30 सेकंड में एक असरदार कहानी कैसे सुनाई जा सकती है। अब ये सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, पर यकीन मानिए यही सवाल इस पूरे मुद्दे को समझने की चाबी है। देखिए, जवाब 3 बहुत ही आसान नियमों में छिपा है। पहला, बात छोटी हो। दूसरा, कहानी में दम हो। और तीसरा, उसके पीछे सही भावनाएं जुड़ी हों। और कमाल की बात यह है कि यही 3 चीजें हमें भारत के पशु कल्याण की इस जटिल दुनिया को समझने में मदद करेंगी। मतलब एक छोटा सा काम, उससे जुड़ी एक बड़ी कहानी और इन सब के पीछे की करुणा की भावना। तो हमारी आज की कहानी कई हिस्सों में हमारे सामने आएगी। हम एक बहुत ही छोटे निजी काम से शुरू करेंगे, फिर उन संगठनों से मिलेंगे जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, अधिकार और सुरक्षा की जो बहस है उसमें उतरेंगे, और आखिर में सरकारी नियमों की जो किताब है वहां तक पहुंचेंगे। तो चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना अक्सर एक छोटे से बहुत ही व्यक्तिगत लम्हे से होती है। और पशु कल्याण की इस कहानी का जो इमोशनल कोर है, वो भी किसी अकेले इंसान के एक दयालु काम में ही धड़कता है। ये बात कितनी सीधी और दिल को छूने वाली है ना। ये उस एहसास को पकड़ती है कि बदलाव लाने के लिए किसी बड़े आंदोलन का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कदम, एक अकेला प्रयास, बस वहीं से हर चीज की शुरुआत हो सकती है। ये उन बेजुबानों को आवाज देने जैसा है जिनकी अपनी कोई आवाज नहीं है। जरा इस पर नजर डालिए। कितना आसान है ना, एक पुराने कैन को पक्षियों के लिए दाना पानी के अड्डे में बदल देना। ये स्लाइड सिर्फ कुछ बनाने का तरीका नहीं दिखा रही है, बल्कि ये हमारी पूरी कहानी की इमोशनल नींव है। ये इस बात का सबूत है कि करुणा की शुरुआत एक बहुत ही ठोस और सरल काम से होती है। लेकिन तब क्या होता है जब ऐसे कई छोटे छोटे प्रयास एक साथ जुड़ जाते हैं? तब एक निजी भावना एक आंदोलन बन जाती है। और हमारी कहानी में अब एंट्री होती है उन संगठनों की जो इस मिशन को अगले लेवल पर ले जाते हैं। अच्छा, तो ये जो संगठन है ना, ये हमारी कहानी के अलग अलग किरदार हैं और हर किसी का अपना एक खास रोल है। जैसे पीपल फॉर एनिमल्स यानी PFA, ये बेघर जानवरों के लिए शेल्टर और हॉस्पिटल का सबसे बड़ा नेटवर्क चलाता है। फिर है वाइल्ड लाइफ SOS, जिनका फोकस जंगली जानवरों पर है, जैसे हाथी और भालू। ब्लू क्रॉस का काम है एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी ABC प्रोग्राम चलाना। और एनिमल एड, वो तो समझिए सड़क के जानवरों के लिए एक तरह का इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम है। तो देखा, सब मिलकर एक कितना मजबूत नेटवर्क बनाते हैं। हर अच्छी कहानी में एक केंद्रीय संघर्ष होता है, एक टेंशन होती है जो कहानी को आगे बढ़ाती है। और पशु कल्याण की इस कहानी में ये संघर्ष है मानव सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच की बहस। यहाँ दो बिल्कुल जायज चिंताएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ लोगों की सुरक्षा का सवाल है, खासतौर पर आवारा कुत्तों से जुड़े खतरों को लेकर, और दूसरी तरफ ये नैतिक और कानूनी मान्यता है कि जानवरों को भी सम्मान के साथ जीने का हक है। ये कोई सीधा सीधा सही और गलत का मामला नहीं है। और इस संघर्ष को देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना इस बात पर जोर देता है कि इसका हल किसी एक पक्ष को चुनने में नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल बैलेंस, एक संतुलन खोजने में है। तो सवाल ये उठता है कि ये संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए? और इस संतुलन का जो आधार है ना, वो हमारे संविधान में ही छिपा है। आर्टिकल 48A सरकार को यानी स्टेट को जिम्मेदारी देता है, तो वहीं आर्टिकल 51AG हम में से हर एक नागरिक को ये जिम्मेदारी देता है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि पशु कल्याण सिर्फ सरकार का काम नहीं, बल्कि हम सबका एक साझा कर्तव्य है। और अब हम अपनी कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। ये वो पड़ाव है जहां इस संघर्ष को सुलझाने के लिए सरकार एक ऑफिशियल रूल बुक, एक नियम पुस्तिका के साथ सामने आती है। एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023। ये इस कहानी का सबसे अहम मोड़ है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उस संतुलन को पाने की एक सोची समझी कोशिश है जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की थी। यह समस्या की जड़ पर एक मानवीय तरीके से वार करता है। देखिए, ये नियम सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और मानवीय प्रक्रिया बताते हैं।
बात सिर्फ कुत्तों को पकड़ने की नहीं है, बल्कि उनकी नसबंदी और टीकाकरण करने, ऑपरेशन के बाद उनकी देखभाल करने और सबसे जरूरी बात, उन्हें वापस उसी इलाके में छोड़ने की है जहां वो रहते हैं। कान पर लगा वो निशान ये पक्का करता है कि सबको पता हो कि इस जानवर का ध्यान रखा गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जानवरों और इंसानों दोनों की भलाई के लिए बनाया गया है। तो अब हम अपनी कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां सारे धागे एक साथ आकर जुड़ते हैं। हमने एक इंसान से शुरुआत की, संगठनों तक पहुंचे, संघर्ष को समझा और समाधान भी देखा। अब इन सबको एक साथ पिरोने का समय है। याद है हमने कहानी सुनाने के लिए संगीत की बात की थी? ठीक वैसे ही पशु कल्याण के इस आंदोलन का भी अपना एक साउंड ट्रैक है। ये उम्मीद, देखभाल और प्रेरणा की धुनों से बना है, और यही भावनाएं हैं जो लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अच्छा साउंड ट्रैक किसी फिल्म में जान डाल देता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक पूरी तस्वीर है। किसी का बनाया एक बर्ड फीडर, एक एनजीओ का रेस्क्यू ऑपरेशन और सरकार का बनाया कानून, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही कहानी के हिस्से हैं जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं और सब मिलकर करुणा की एक सिम्फनी बनाते हैं। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, हर दिन इसमें नए पन्ने जुड़ते हैं। तो आखिर में बस ये सवाल बचता है, इस लगातार चलती कहानी का अगला अध्याय क्या होगा और इसे लिखने में हम सबकी भूमिका क्या होगी?